हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएम श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। डीएम श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल पे राजस्थान के भूगोल के अंदर हम पढ़ रहे थे भौतिक प्रदेश, और उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज इस वीडियो के अंदर हमने पिछले वीडियो के अंदर चर्चा की थी जो राष्ट्रीय उद्यान और जिलों के बारे में इंडिया लेवल पर, और आज हम फिर से दोबारा राजस्थान का भौतिक प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे। सुविचार के साथ हम चलते हैं क्लास में। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर भी विश्वास नहीं कर सकते। मतलब जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, अपने पे खुद पे विश्वास होना चाहिए, क्योंकि हम अपने खुद पे विश्वास नहीं करेंगे तो हमारा लक्ष्य डगमगाएगा। और यदि हम इस गोल पर, लक्ष्य पर खुद पर विश्वास करके अपना कार्य करेंगे तो हमें भगवान की जरूरत नहीं होती है। जितना हमारे अंदर ताकत होता है उतनी हम अपने अपने विश्वास के अनुसार खुद पे लगवा सकते हैं, और भगवान भी हमें, यदि हम खुद पे विश्वास नहीं करेंगे तो हम भगवान पर भी विश्वास नहीं कर सकते हैं। आपने सुना होगा कि तेरे माँ तेरे पसीने की हर बूंद मोती सा चमकाऊंगा, सपना बड़ा मैं माँ पूरे करके तेरे शेर से नहीं दिखलाऊंगा। ये आपने बहुत बार सुना होगा कि तेरे माँ तेरे पसीने की हर बूंद मोती सा चमकाऊंगा, सपना बड़ा मेरे पूरे करके तेरे शेर नहीं दिखलाऊंगा। ये अपने सपने हैं वो अपने साकार करने हैं। और इस डीएम श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, और 10-10 व्यक्ति को यदि शेयर करते हो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर सभी पर आप डालते रहो, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको डीएम श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करें। हमने पिछले वीडियो के अंदर राजस्थान का भूगोल के अंदर, राजस्थान का भौतिक प्रदेश के अंदर दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के बारे में हमने चर्चा कर ली थी, और उसके बाद में हमने दूसरा वीडियो डाला था उसके अंदर पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में चर्चा कर ली थी। और उसके बाद में अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में भी हमने चर्चा कर ली है। और आज आज हम थार के मरुस्थल के बारे में चर्चा करेंगे, और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के बारे में हमने पढ़ लिया है पिछले वीडियो के अंदर, पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में पढ़ लिया है, अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में भी पढ़ लिया। हम चलते हैं थार के मरुस्थल के बारे में। आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति, और इसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, और इसके सिद्धांत के बारे में, कुछ सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। इस प्रकार पश्चिम मरुस्थलीय अरावली का ये भाग है, जो ये भाग है वो कौन सा, हड़ौती के पठार, ये अरावली पर्वतीय प्रदेश। यहाँ पर मैदानी भाग है, कौन सा मैदानी भाग है, यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पर है, और यहाँ पर बांसवाड़ा डूंगर के पुर के अंदर अरावली के पश्चिम में स्थित है जो ये भाग है, जो कौन सा है, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। क्वेश्चन आएगा कि अरावली के पश्चिम में कौन सा प्रदेश आता है राजस्थान का, तो हम पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश मानेंगे। यदि भारत के संदर्भ में पूछे जाए, यदि भारत के संदर्भ में इस मानचित्र के अनुसार देखा जाए, तो हम रफली बना देते हैं। इस मानचित्र के अनुसार देखा जाए तो थार का मरुस्थल यहाँ पर है राजस्थान, और राजस्थान के अंदर पश्चिम में स्थित है थार का मरुस्थल है। और यदि भारत के संदर्भ की दृष्टि से देखें तो भी ये भारत के उत्तर और पश्चिम में स्थित है थार का मरुस्थल है। अब हम थार का मरुस्थल की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। उत्पत्ति किस प्रकार उत्पत्ति हुई, और जैसे तैतीस सागर का ये अवशेष माना जाता है, और इस प्रकार कैसे हुआ था वो हम पढ़ते हैं। आपने अल्फ्रेड वेगनर का सिद्धांत पढ़ा होगा, उसके अंदर अल्फ्रेड वेगनर ने कहा था कि इस प्रकार ये पूरी पृथ्वी थी, और उसके अंदर इस प्रकार का ये पेंजिया था, पेंजिया है इस प्रकार का ये पेंजिया, और ये इधर साइड में इसके पृथ्वी पर जो
जल मंडल है जिसे पैथालासा कहा जाता है और स्थल मंडल को क्या कहा जाता था, पेंजिया कहा जाता था। इस प्रकार ये पेंजिया क्रेटेशियस काल के अंदर टूटा। तो ये उत्तरी पेंजिया, एक तो उत्तरी पेंजिया कहलाया और दक्षिण पेंजिया। उत्तरी पेंजिया को क्या कहा गया, अंगारा लैंड। दक्षिण पेंजिया को गोंडवाना लैंड। हमने इस वीडियो से पिछले वीडियो के अंदर हमने इसके बारे में पर चर्चा कर चुके हैं, फिर भी दोबारा मैं बता देता हूँ। और इसमें स्थल मंडल के अंदर हमने पेंजियों की से किसकी उत्पत्ति हुई, महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई। और जल मंडल जो पैथालासा या टेथी सागर का अवशेष था, वहां पर क्या हुई, महासागरों की उत्पत्ति हुई। और जो महाद्वीपों की उत्पत्ति अंगारा लैंड के अंदर कौन कौन से महाद्वीप आते हैं, तो उत्तरी अमेरिका अंगारा लैंड के अंदर आता है। और यूरेशिया जिसे यूरोप और एशिया कहा जाता है, ये भी उत्तरी अमेरिका के उत्तरी जो अंगारा लैंड के का भाग है। ठीक है, गोंडवाना लैंड का भाग कौन कौन सा है, तो ये दक्षिण अमेरिका भाग, अफ्रीका हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक है, और अंटार्कटिका ये भाग क्या है, ये गोंडवाना लैंड का भाग है। और प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड का भाग है। अब जो थार के मरुस्थल है वो किसका भाग है, टेथी सागर का माना जाता है अवशेष। जिस प्रकार धीरे धीरे ये टेथी सागर था, उस टाइम जो तृतीय महाकल्प था, उस समय क्या हुआ था, टेथी सागर था और टेथी सागर धीरे धीरे पीछे हटता गया, या जलवाष्प के कारण से ये टेथी सागर है वो सूख गया था और वहां पर मरुस्थल की उत्पत्ति हो गई थी। और ये टेथी सागर का किसका अवशेष माना जाता है, थार का मरुस्थल है वो टेथी सागर का अवशेष माना जाता है। इसके प्रमाण भी हम चर्चा करेंगे, प्रमाण के बारे में। थार के मरुस्थल की उत्पत्ति। अब थार के मरुस्थल उत्पत्ति टेथी सागर का अवशेष माना जाता है। ये थार का मरुस्थल की उत्पत्ति है वो नूतन महाकल्प या चतुर्थ महाकल्प या नियोजोइक एरा से हुई है। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि थार का मरुस्थल की उत्पत्ति कौन से महाकल्प में हुई, तो नूतन महाकल्प, चतुर्थ महाकल्प या नियोजोइक एरा। नियोजोइक एरा वो कब से, 10 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है। इसकी उत्पत्ति है वो 10 लाख वर्ष पूर्व से मानी जाती है। प्लेस्टोसीन काल में, कौन से काल में, प्लेस्टोसीन काल में, और टेथी सागर के अवशेष से हुई है। और यह थार का मरुस्थल है वो जो है राजस्थान का सबसे नवीन भौतिक प्रदेश है। सबसे प्राचीन पूछ ले तो अरावली पर्वतीय प्रदेश है जो गोंडवाना लैंड का भाग है। और गोंडवाना लैंड आपको पता है जिसके अंदर सबसे पहले ही मानव की उत्पत्ति हुई थी और वहां पर ही वनस्पति सबसे पहले हुई थी। हीमोग्लोबिन का एक जो आया था, उसके अंदर जो तापमान बढ़ा था और तापमान के स्थिर होने के बाद में धीरे धीरे मनुष्य की उत्पत्ति हुई। और इस प्रकार गोंडवाना लैंड का सबसे प्राचीन माना जाता है। और जिसके अंदर गोंडवाना लैंड के अंदर सबसे प्राचीन पर्वतमाला भी श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला माना जाता है। राजस्थान का सबसे नवीन भौतिक प्रदेश पूछ ले तो आपको बताना है राजस्थान। सबसे प्राचीन पूछ ले तो अरावली पर्वतीय प्रदेश बताना है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे चलते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक पर स्टेटस लगा लें अपने अपने जो व्हाट्सएप पर है वो। और फेसबुक पर ये वीडियो अपलोड कर दें। और जो इस प्रकार हमारा चैनल में जो ज़्यादा से ज़्यादा सभी तक पहुँच सके और सभी इसका लाभ उठा सकें वीडियो का। और जो है इसके अंदर हमने पढ़ रहे थे थार का मरुस्थल की उत्पत्ति के बारे में। उत्पत्ति के अंदर जो उत्पत्ति है उसके अंदर 2 भूगोलवेता है। भूगोलवेता ने क्या बताया है, भूगोलवेता है उन्होंने सर सीरियल फॉक्स और वेल्डन फोर्ड 2 भूगोलवेता हैं। उनके अनुसार देखें तो ये टर्शियर काल की साइनोजोइक एरा तृतीय महाकल्प में थार का मरुस्थल एक समुद्र के नीचे था। ये एक समुद्र था यहाँ पर, और इस प्रकार यहाँ पर समुद्र था। और ये कौन से काल के अंदर, टर्शियर काल के अंदर या साइनोजोइक एरा और तृतीय महाकल्प के अंदर। ये भूगोलवेता सर सीरियल फॉक्स और वेलेंड फोर्ड के अनुसार माना जाता है कि यहाँ पर क्या था, टर्शियर काल के अंदर साइनोजोइक एरा तृतीय महाकल्प के अंदर थार का मरुस्थल है वो समुद्र के नीचे था, जिसे टेथी सागर माना जाता है। इसके बाद धीरे धीरे आगे से आगे चतुर्थ महाकल्प आया या प्लेस्टोसीन काल आया, तो समुद्र क्या हुआ,
धीरे धीरे जब चतुर्थ महाकल्प में मानव की उत्पत्ति होती है और मानव की उत्पत्ति हुई तो ये समुद्र क्या है, पीछे हटता गया, समुद्र धीरे धीरे पीछे उठता गया, या सूरज के कारण से वाष्प होकर जो समुद्र है सूखता गया, वाष्पीकरण हो गया और समुद्र क्या हो गया, सूखता गया, या मानवीय क्रियाकलापों से, जैसे मानवीय क्रियाकलाप हुई और जैसे मानव की उत्पत्ति हुई तो मानवीय क्रियाकलाप स्वाभाविक है, मानवीय क्रियाकलाप होगी और वहां पर मानो क्या धीरे धीरे अपने मकान है, अपने पशुपालन है आदि करेंगे, तो धीरे धीरे अतिचारण हो गया और वनोन्मूलन वन को काटते गए धीरे धीरे, और मृदा जल का अनुचित प्रबंध भी करते गए, और इस प्रकार धीरे धीरे ये जो थार का मरुस्थल है वो समुद्र के नीचे था वो धीरे धीरे ऊपर आ गया, और इस प्रकार थार का मरुस्थल की उत्पत्ति हुई। ये सीरियल फॉक्स और वेल्डन फोर्ड के माना जाता है, और मरुस्थलीय दशाएं का उत्पत्ति हो गई थी यहाँ पर। क्या वनोन्मूलन के कारण, जैसे जैसे आप वन को काटते रहोगे, ज्यादा से ज्यादा वन को काटोगे तो वर्षा क्या होगी, कम होगी, और जिससे तापमान बढ़ेगा, और तापमान बढ़ने के कारण में ज्यादा वर्षा नहीं होगी, तो वहां पर क्या होगा, धीरे धीरे मरुस्थल की उत्पत्ति होती रहेगी आगे से आगे भी। और राजस्थान के अंदर और गुजरात के अंदर और हरियाणा के अंदर भी इसकी दो थार का मरुस्थल है ये फैला हुआ है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितना हो सके आप शेयर करो। थार का मरुस्थल की उत्पत्ति है वो टेथी सागर के अवशेष के कारण मानी जाती है। इसका प्रमाण क्या है? टेथी सागर अपने मान रहे हैं कि बार बार मैं बोल रहा हूँ कि टेथी सागर के अवशेष के कारण से हुई है, टेथी सागर के अवशेष के कारण से हुई है। इसका प्रमाण क्या है कि हमें टेथी सागर के अवशेष से हुई है, तो इसका प्रमाण तो हमें पता होना चाहिए। तो हमें पहला प्रमाण है कि यहाँ पर खारे पानी की झीलें हैं। खारे पानी की झीलें होने के क्या कारण है? टेथी सागर था, सागर क्या हुआ, धीरे धीरे हटता गया, और सागर क्या होता है, लवणीय जल होता है। सागर के अंदर कौन सा होता है, लवणीय जल हुआ। लवणीय जल धीरे धीरे या तो पीछे हटता गया या वाष्पोत्सर्जन के कारण से जल है वो उड़ गया, उड़ जाता है, और उसके बाद में जो कण लवण है वो नीचे धरातल में रह गए। इस कारण से यहाँ पर जो पानी आएगा और उसके अंदर जो मिट्टी के अंदर उसके लवण मिलेंगे, तो ये क्या है, खारे पानी के झीलों की उत्पत्ति होगी। और इस प्रकार ये खारे पानी की झीलें होने के कारण से, जैसे पंचपद्रा है, ठीक है, डीडवाना है, सांबर है, ये जिले इन प्रकार की जिले होने के कारण से यहाँ पर टेथी सागर के अवशेष माना जाता है। दूसरा, इसके टर्शियर कालीन की औषधि चट्टानें भी मानी जाती है। औषधि चट्टानें कैसे? औषधि चट्टानें जिसके अंदर ज्वासम खनिज भी है, कोयला है। औषधि चट्टानों के अंदर भी कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, चूना पत्थर के भंडार भी मिलते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आएगा कि कोयला वो कौन सी, कोयला है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, चूना पत्थर है, वो कौन सी चट्टान के अंदर पाए जाते हैं? तो आपको बताना है औषधि चट्टानी। बहुत बार एग्जाम के अंदर आता है, सभी एग्जाम के अंदर ये आते रहते हैं। तो ये टर्शियर काल के औषधि चट्टानों होने के कारण से इसका प्रमाण मिलता है कि ये टेथी सागर का अवशेष माना जाता है। और कोयला जो राजस्थान के अंदर कहाँ कहाँ है, पेट्रोलियम राजस्थान के अंदर कहाँ कहाँ है स्थित है, और प्राकृतिक गैस और चूना पत्थर भंडार कहाँ कहाँ है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे आगे। जैसलमेर के कुलंद्रा कुलंद्रा ग्राम के मछली वहल के अवशेष भी मिलते हैं। जैसलमेर के अंदर कुलंद्रा ग्राम है, वहां पर मछली के अवशेष भी मिलते हैं, वहल मछली के। तो इसके प्रमाण इसका पता चलता है कि मछली जहाँ पर मछली होगी तो वहां पर पानी होगा, और पानी होगा तो समुद्र होगा, और बड़ी मछली वो भी वहल मछली का मिलता है, तो अवशेष मिलते हैं। तो इसका मतलब हमें पता चलता है कि यहाँ पर कोई न सागर होगा या तो महासागर होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसलमेर के कुलंद्रा ग्राम में मछली के अवशेष भी मिलते हैं, और यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति होने के कारण यहाँ पर डायनासोर के भी अवशेष मिलते हैं हमें, ठीक है। और इसके प्रमाण हमने देख लिए कि खारे पानी की झीलें होने के कारण से, दूसरी टर्शियर काल के औषधि चट्टानें होने के कारण से, कोयला और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मिलते हैं इस कारण से, और तीसरा है जैसलमेर की कुलंद्रा ग्राम में मछली के अवशेष के रूप में। आपको ऐसे निम्न में से टेथी सागर के अवशेष, थार का मरुस्थल निम्न में से टेथी सागर के अवशेष क्या कारण बताइए, इसके कारण पूछ ले तो तीनों कारण आते हैं, तो उनको आप याद करके जाना है, ठीक है। और वैसे तो रीट का जो चल रहा है, और पटवारी का भी नॉर्मलाइजेशन हो चुका है, उसके अंदर कई बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं रह गए हैं, और बहुत सारे बच्चे हैं जो
मैं ये बोल रहा था कि जो पटवारी के अंदर नॉर्मलाइजेशन हुआ था, तो ऐसे बोर्ड का मान नॉर्मलाइजेशन के अंदर बहुत सारे बच्चे जिनके 126 है, 130 है, प्लस 226 230 थे, वो भी इसके अंदर रह गए, और उनके जिसके 218 थे, 216 उनका सिलेक्शन हो गया है। तो ये नॉर्मलाइजेशन है वो मेरे हिसाब से तो गलत है, लेकिन हमें एग्ज़ाम एक ही करवा लेना चाहिए बोर्ड के अनुसार, लेकिन उनका हिसाब अलग अलग होता है। ठीक है। और रीट का मसला है जो उसके अंदर, रीट के अंदर तो सभी धीरे धीरे खुला से ओपन हो रहे हैं, और इस प्रकार धीरे धीरे ओपन होते रहेंगे तो आपको पता ही है कि इसको रद्द करना ही पड़ सकता है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके डीएम चाम क्लासेस से जुड़ेंगे तो आपको और भी जानकारी मिलती रहेगी, और हर डेली आपको न्यूज़पेपर के अंदर ये खबर भी मिलती है रीट के बारे में। तो आप ध्यान देते रहें, क्योंकि ये दोबारा भी हो सकती है, और नहीं हो तो फिर भी आगे 20,000 की वैकेंसी आ रही है उसमें भी तैयारी करें, और यदि नहीं होती है तो भी स्थगित नहीं होती है फिर तो भी अपने आगे तो ये ऐसा रूल बन जाए कि पेपर है वो आउट ना हुए। ठीक है। ये स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा 6 नंबर पीडीएफ का। मैं बता रहा था जो कोयला है, कोयला कहाँ है? कोयला एक तो ये एथरासाइट कोयला, ओनली एथरासाइट कोयला है जो भारत व राजस्थान की एथरासाइट कोयला है वो ओनली जो है जम्मू कश्मीर के अंदर है पाया जाता है, और एथरासाइट कोयला है वो रूपांतरित चट्टानों में ही पाया जाता है, और बाकी कोयला है वो सादी चट्टानों के अंदर पाया जाता है। और एथरासाइट कोयला एकमात्र कोयला है जो सबसे बढ़िया कोयला होता है वो जम्मू कश्मीर के अंदर है पाया जाता है। और जो छोटा नागपुर पठार झारखंड के अंदर बिटुमिन्स कोयला, भारत का सबसे ज़्यादा बिटुमिन्स कोयला का उत्पादन होता है। और यदि क्वेश्चन आ जाए लिग्नाइट कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो लिग्नाइट कोयला है वो राजस्थान के अंदर होता है। और राजस्थान के अंदर कौन कौन से क्षेत्र के अंदर होता है लिग्नाइट कोयला? जो खाने हैं, पलाना क्षेत्र है, कपूरडी जालीपा क्षेत्र है, ये लिग्नाइट कोयले के लिए विशेष तौर पर माने जाते हैं। और बाड़मेर सांसौर बेसिन है वो पेट्रोलियम के भंडारण की दृष्टि से सबसे प्रमुख है। सागड़ सब बेसिन है वो प्राकृतिक गैस के लिए माने जाते हैं। सोनू क्षेत्र है वो चूना पत्थर के लिए माना जाता है, और सोनू क्षेत्र है चूना पत्थर अन्य जो अपने सीमेंट का तैयार करते हैं वो उसके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। थार का मरुस्थल पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का ही भाग थार का मरुस्थल है ये पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर ही ये है। अब अपने जो ये आप कोयले के जो खानों के बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि फलाना कपूड़ी जालीपा किसके लिए जाना जाता है, तो लिग्नाइट कोयले के लिए। बाड़मेर सांसौर बेसिन हुआ किसके लिए? भंडारण के लिए जाना जाता है, तो पेट्रोलियम के भंडारण के लिए। सागड़ सब बेसिन है वो प्राकृतिक गैस के लिए। सोनू क्षेत्र है वो चूना पत्थर के लिए माना जाता है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और ओनली जो लिग्नाइट कोयला है वो राजस्थान के अंदर है। बिटमिन्स कोयला है वो झारखंड के नागपुर के पठार के झारखंड के नागपुर का पठार है वहाँ पर पाया जाता है। ठीक है। सबसे ज़्यादा बिटुमिन्स कोयला है वो भारत के अंदर निकलता है। एथ्रेसाइट कोयला एकमात्र जो रूपांतरित चट्टान के अंदर जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक बार कहते हैं नहीं कि देखा हुआ सपना सपना ही रह जाता है। यदि देखा हुआ सपना क्या है? सपना ही रह जाता है जब तक व्यक्ति अपना पसीना नहीं बहाता है। कि देखा हुआ जो हमने सपना देख रखा है कि आईएएस बनना है, आरएएस बनना है, टीचर बनना है, ये सपना यदि हम अपने सपने पर उजागर नहीं करेंगे, यदि हम सपने को पढ़ेंगे नहीं तो अपना सपना ही सपना रह जाएगा। यदि हम पढ़कर पसीना बहाएंगे और अपनी लगन और मेहनत के साथ कार्य करेंगे, और जब तक अपना पसीना बहाते रहेंगे अपने को लक्ष्य अपने आप ही प्राप्त होगा, और अपना सपना है वो पूरा हो सकता है। जैसे देख कहते हैं कि तेरे तेरे माँ के माँ तेरे तेरे माँ तेरे पसीने की हर बूंद मोती सा चमकाऊंगा। सपना बड़ा माँ पूरे करके तेरे शेर और शेरनी दिखलाऊंगी। ये ऐसे बोला जाता है ना, आप आम तौर पर सुनते हो कि तेरे माँ तेरे पसीने की हर बूंद मोती सा चमकाऊंगा, सपना बड़ा माँ पूरे करके तेरे शेर शेरनी दिखलाएंगे। तो सपना होना चाहिए, जरूर मैं मानता हूँ सपना होना चाहिए। सपना को साकार करने के लिए हमें जुनून करना पड़ेगा, अपना जो पढ़ना पड़ेगा, और हमें पढ़ेंगे तो आगे सक्सेस हमें ज़रूर मिल सकती है। और जैसे हम ऐसे नहीं करना चाहिए कि जो रीट के अंदर नहीं हुआ तो फिर पटवारी के अंदर नहीं हुआ, कोई बात नहीं, पटवारी के अंदर नहीं हुआ तो आगे धीरे धीरे हमारी कोई ज़्यादा उम्र तो हो गई नहीं है जो हम पढ़ते ही नहीं है, हमारे कभी भी हम पढ़ सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अब ऐसा माना जाता है कि थार का मरुस्थल है वो सहारा का मरुस्थल, कुछ भूगोलवेत्ता ये मानते हैं कि थार का मरुस्थल है वो सहारा का मरुस्थल
का भाग है। लेकिन इसके प्रमाण के अनुसार देखा जाए तो सारा का मरुस्थल है, तो जो थार का मरुस्थल है वो सारा का मरुस्थल का भाग है नहीं है। क्या नहीं है? क्योंकि कुछ भौगोलिक दृष्टि से देखें तो, जलवायु की दृष्टि से देखें, मृदा की दृष्टि से देखें तो हमें सारा का मरुस्थल का ही जैसा लग रहा है, लेकिन इसका ये सारा का मरुस्थल का भाग है नहीं है। क्या कारण है, क्यों नहीं है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि माइका सारा के थार के मरुस्थल में माइका शिष्ट चट्टानें पाई जाती है। माइका शिष्ट की चट्टानों का प्रमाण है, तो माइका शिष्ट चट्टानें हैं वो किससे बनी होती है? तो मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम आदि से बनी होती है। और मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम जब धरातल पर माइका शिष्ट चट्टानें हैं, जैसे जैसे धार का मरुस्थल है वो चलता, थार का मरुस्थल के अंदर जो तैतीस सागर है वो धीरे धीरे वाष्पीकरण हो गया, तो वहां पर मैग्नीशियम है, पोटेशियम, कैल्शियम के अवशेष पड़े रह गए। और वहां पर जब जब धरातल पर यदि पानी का यदि बरसात होती है तो वहां पर क्या हो जाती है, ये मैग्नीशियम, पेट्रोलियम, कैल्शियम जो है ये पानी के अंदर है वो घुल जाते हैं, और इस कारण से लवणीय मृदा जो इस कारण से खारे पानी की झीलें बनती है। और क्योंकि यहाँ पर लवणीय मृदा हो गई है और इस प्रकार जल में घुल जाती है, और धरातल में जमा होने के कारण से लवणीय मृदा है वो जल में घुलने के कारण से खारे पानी की झीलें का निर्माण होता है। और माइका शिस्ट का चट्टानों का यहाँ पर सारा मरुस्थल के अंदर है अभाव है, इस कारण से ये धरातल का जो थार का मरुस्थल है वो सारा के मरुस्थल का भाग है नहीं है, इस कारण से नहीं है। दूसरा कारण ये भी माना जाता है, जैसलमेर के अंकल गांव में जुरासी गांव के प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष भी माने जाते हैं। जैसलमेर के जुरासी काल के प्राकृतिक अवशेष भी माने जाते हैं, और सारा के मरुस्थल में इस प्रकार के प्राकृतिक अवशेष, वनस्पति के अवशेष नहीं माने जाते। और दूसरा है कि थार का मरुस्थल है वो विश्व का सबसे धनी मरुस्थल भी माना जाता है, इसके अंदर विशेषता के अंदर भी यह भी माना जाता है। और थार का मरुस्थल है वो सभी जनसंख्या की दृष्टि से देखे और सभी जो अन्य प्रकार की वनस्पतियों की दृष्टि से देखें तो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और ठीक है, थारक जो इसके प्रमाण के अनुसार देखा जाए तो थार का मरुस्थल है वो सारा का मरुस्थल का भाग है नहीं है। और कुछ भूगोलवेत्ता ये भी मानते हैं, लेकिन नहीं माना जाता ये थार का मरुस्थल है वो सारा का मरुस्थल का भाग है नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, आपके समझ आ गया होगा कि थार का मरुस्थल है वो सारा, क्वेश्चन आएगा कि सारा का मरुस्थल का थार का मरुस्थल है वो सारा का मरुस्थल का भाग है या नहीं है, तो आपको बताना नहीं है। और यदि विशेषता के अंदर देखा जाए तो भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो ये थार का मरुस्थल है वो सारा के मरुस्थल का ही जैसा माना जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब सारा का मरुस्थल क्या है? थार का मरुस्थल है तो इसका सारा का मरुस्थल का भाग नहीं है, तो वो किसका भाग है? तो हमें ये भी पता लगाना चाहिए कि थारा सार जो थार का मरुस्थल है वो सारा का मरुस्थल का भाग नहीं है, तो वो किसका भाग है? तो ये थार का मरुस्थल है वो ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का पूरी भाग है। ग्रेट पैलियो आर्कटिक मरुस्थल, आर्कटिक है अफ्रीका का मरुस्थल का पूर्वी भाग है। आर्कटिक मरुस्थल है वो कौन कौन से भाग में फैला हुआ था? तो उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में ये क्षेत्र आता है, उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में जो, और उसके बाद ये अरब देश के अंदर, और उसके बाद पाकिस्तान होता हुआ भारत के अंदर भी ये ग्रेट पैलियो जो है आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का भाग है फैला हुआ था। और ये थार का मरुस्थल भारत के अंदर, तो इसे थार का मरुस्थल कहा जाता है। और थार का मरुस्थल है वो भारत के अंदर पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान के अंदर फैला हुआ है। और पाकिस्तान में इसे चेलिस्तान के नाम से जाना जाता है। और अरब देश में इसे आपने कबीर सुना होगा, कबीर के नाम से जाना जाता है। उत्तरी अफ्रीका में इसे सहारा मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन उपटप होगा, थार का मरुस्थल है वो किसका भाग है? तो ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का भाग है, यह सारा मरुस्थल का भाग नहीं है। आप ऐसे बता सकते हो। और आज के लिए हम सारे एक बार विवरण सारा एक साथ कर लेते हैं, उसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा उसके बारे में हम पढ़ते हैं। थार का मरुस्थल हमने आज पढ़ा था कि थार का मरुस्थल है वो उत्तरी पश्चिम भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में स्थित है। ठीक है, दूसरा ये पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है।
तीसरा ये क्वेश्चन आएगा कि ये नवीन भौतिक प्रदेश है। चौथा हमने पढ़ा था थार मरुस्थल की उत्पत्ति कब हुई थी, तो तृतीय महाक्लप के अंदर तो समुद्र था, उसके बाद में चतुर्थ महाक्लप आया, प्लीस्टोसीन के काल आया, तो तटीय सागर धीरे धीरे हटता गया, या वाष्पीकरण के कारण, सूखने के कारण से, या मानवीय क्रियाकलाप के कारण से ये धीरे धीरे हटता गया। और यह चतुर्थ महाक्लप में इसकी उत्पत्ति भी प्लीस्टोसीन के काल तटीय सागरीय अवशेष माना जाता है। और बाद में धीरे समुद्र जलीय अवस्था में टर्शियर काल तृतीय था। और सहारा का मरुस्थल का भाग है, ये नहीं है। ये कौन से भाग है, हमने ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल के बारे में पूर्वी भाग माना जाता है, इसके बारे में हमने आज चर्चा की थी। और इस डीएम श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर व सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके आप जितना इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। ठीक है, आप यदि शेयर करते हो तो हमारा भी मनोबल बढ़ता है, और जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्लासों को और भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करें। इंग्लिश में भी क्लासें चलती है और हिंदी में भी क्लासें चलती है, दोनों ही प्रकार की जीके की क्लासें चलेगी। इस चैनल से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। और आज के लिए इतना ही मेरे से। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स।